दोस्तों स्वागत है प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी एमसीक्यू की होने वाली है। इसके माध्यम से 20 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारी लास्ट 10 एमसीक्यू की क्लास जरूर देखना, जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ नॉलेज इनरिचमेंट भी हो सके। इसका टारगेट हमारा रहता है डेली 10 एमसीक्यू नेक्स्ट 20 डेज में करना, जिससे 200 एमसीक्यू के माध्यम से हम इकोनॉमी कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों लेट्स गो, देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। यह राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के संदर्भ में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करना और उसके बाद स्वयं के स्तर पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, जिससे कि आपका सेल्फ असेसमेंट स्वयं का आकलन हो सके। तो पॉज करना और वीडियो को जरूर पॉज करके इसको आंसर देने की कोशिश करना। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ये एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुटोरी निकाय है। तो दोस्तों ये सही है एकदम। इसका गठन जीएसटी ना चुकाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु किया गया है। ये दोस्तों गलत है। इसका हम आगे एक्सप्लेन में देखते हैं क्यों गलत है ये। और इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेन। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2017 के एक्ट के तहत, सीजीएसटी एक्ट के तहत। यह एक स्टेचुटोरी निकाय है। अगर किसी एक्ट के तहत कोई बॉडी की स्थापना की जाती है तो वह स्टेचुटोरी निकाय होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जीएसटी का लाभ कंपनी को मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों क्या है, उसकी हम चर्चा करते हैं। किसी कंपनी के द्वारा जो भी इनपुट प्राप्त किया जाता है, यानी अपने प्रोडक्शन या अपने मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी इनपुट प्राप्त करती है, जैसे कच्चा माल हो गया या किसी तरह की सर्विस हो गई या फिर हैवी मशीनरी हो गई, ये इनपुट होता है। इस पे जो टैक्स सरकार को पे करती है उसको बोलते हैं किसी कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला इनपुट टैक्स। इसके बाद एक दूसरा टैक्स होता है जो जिसे कह सकते हैं आउटपुट टैक्स, यानी वह जब कंपनी किसी भी उत्पादन को कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद वह उपभोक्ता तक वो सामान पहुंचाती है, तो उसके द्वारा उपभोक्ता से टैक्स वसूल किया जाता है, तो वो होता है आउटपुट टैक्स। पहले दोस्तों क्या होता था, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों सरकार को पे करना पड़ता था। यानी मान लेते इनपुट टैक्स सरकार को कंपनी के द्वारा दिया गया 10,000 रुपए, उसके बाद उपभोक्ता से कंपनी ने लिया 20,000 रुपए, तो पहले होता था 30,000 रुपए सरकार को कंपनी पे कर रही है। लेकिन इस कास्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए जीएसटी लाया गया था। तो ये 30,000 रुपए कास्केडिंग इफेक्ट है, इसको समाप्त करने के लिए जीएसटी लाया गया था। वर्तमान में 20,000 माइनस 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए की बचत कंपनी को हो जाती है और वो लाभ उपभोक्ता तक सीधा पहुंचे। यही बात सुनिश्चित करने के लिए इस बॉडी की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये सुओ मोटो के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है और अगर किसी कंपनी को शिकायत है इसके संदर्भ में तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों गर्व एप्लीकेशन, तरंग एप्लीकेशन, डीप पोर्टल एंड ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसमें सी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा रटना है। इसमें ध्यान रखना, गर्व एप्लीकेशन है वो एक गांव के संदर्भ में कितने गांव विद्युतीकृत हो चुके इस बात का असेसमेंट करना, आकलन करना। तरंग ऐप है वो पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में कितने रुके हुए और कितने चालू है उनका आकलन करना। डी पोर्टल डिस्कॉम कंपनी, यानी जो कंपनी पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट से परचेज करती होती है विद्युत को और आगे सप्लाई करती है, उसके लिए डी पोर्टल है। ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नागरिकों को सशक्त करने हेतु पावर सप्लाई की सूचना उन्हें रियल टाइम में शेयर करना है। तो नागरिकों के लिए एप्लीकेशन कौन सा है? ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन। ये एक याद कर लो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में हमें सत्य कथनों का चयन करना है। यहाँ पर मैं फिर कहूंगा सत्य कथन असत्य कथन, इसका जरूर ध्यान रखना, यूपीएससी में कंफ्यूज हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें सार्वजनिक उद्योगों के विकास के बजाय कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरा भी दोस्तों स्टेटमेंट एकदम सही है, विकास दर का लक्ष्य से ज्यादा विकास दर को इसमें हासिल किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल ध्यान रखना ये हेरोड पे थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो थी महालनोबिस मॉडल पर। हेरोड डोमर मॉडल में यह कहा जाता है कि इसमें लॉन्ग टर्म जितना डेवलपमेंट हो सकता है उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के बजाय। तो हम आगे और भी एमसीक्यू के माध्यम से इसको डीप में अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर की और सेकंड महालनोबिस की। इसके मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रगति करना, अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया आरंभ करना और इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर एमसीक्यू हमारा गलत हो सकता है अगर ये बिंदु हमें ध्यान में नहीं आए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी इसका एक टारगेट था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसकी प्राथमिकता थी भारी उद्योगों को ही। तो ये आप ध्यान रखना, महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी उसमें। इसमें विकास दर का जो टारगेट था वो था 2.1% का और हासिल कितनी 3.6।
तो निस्संदेह ये एक सफल योजना थी। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। आर्थिक नियोजन संविधान की किस अनुसूची में है? संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां होती है, संघ, राज्य और समवर्ती। तो हमें बताना कि आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत समाहित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, बस हमें याद रखना है कि समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन समाहित है। इसका अर्थ यह होता है सिंपल सा, अगर हम कहें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास में कानून बनाने की शक्ति होती है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। यह बेस रेट के संदर्भ में हमें सटीक व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने पर आरोपित की जाने वाली दर। दोस्तों ये गलत है, ये बैंक रेट के बारे में है कि अगर वाणिज्यिक बैंकों को सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई अगर धन उधार दे रहा है तो वो उस पर बैंक रेट आरोपित करता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय वह न्यूनतम दर जिससे नीचे बैंक अपने ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते। दोस्तों ये ठीक है, ये बेस रेट वही होती है कि किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जो भी उधार दिया जाता है उसके द्वारा वह न्यूनतम दर। और बाकी सी और डी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी एक्सप्लेन में हम और देखते हैं। आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय वह न्यूनतम दर जिससे नीचे बैंक अपने ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते। ध्यान रखना कि ये ग्राहकों के संदर्भ में है। और बैंक दर है वो है आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार दिया जाता है तो उसके ऊपर आरोपित की जाती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक और देख लेते हैं हम, अंतर बैंक विनिमय दर। यह वह दर होती है जिस पर बैंक एक दूसरे से मुद्रा का विनिमय करते हैं। मान लीजिए एसबीआई और पीएनबी दो बैंक है, अगर वो आपस में किसी मुद्रा का एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी का विनिमय कर रहे हैं, तो अंतर बैंक विनिमय दर के आधार पर वो तय करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें हमें कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स इधर दी गई है और इधर ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। हमें दोनों को सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना, आप रिपोर्ट्स और इंडेक्स ये एग्जाम में हर वर्ष 2 या 3 आती है जरूर, तो इसलिए हमारा फोकस रहेगा इनको भी प्रिपेयर करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड बैंक नहीं है दोस्तों, ये आईएमएफ की है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब हम थोड़ा सा यूज करते हैं एलिमिनेशन पावर। मान लीजिए आपको 2 और 3 पता नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना फर्स्ट आपको पता लग गया कि गलत है, तो इसमें ए गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, यानी इसमें आंसर हो जाएगा सी। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा है जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एकदम सही है, फिस्कल मॉनिटर आईएमएफ। तो आईएमएफ की आज आप 2 रिपोर्ट याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिस्कल मॉनिटर। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एक्सप्लेन के लिए इसमें कुछ है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये फ्यूचर स्किल्स प्राइम के नामक कार्यक्रम के संदर्भ में हमें बताना है। इसमें देखो मैं बता रहा था कि आप सत्य और असत्य का बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें असत्य कथन पूछ लिया गया है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सत्य और असत्य का। यह कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय एवं नासकॉम के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। दोस्तों गलत है, कौशल विकास मंत्रालय नहीं है इसका, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये मेती के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म हम आगे देखते हैं कि मेती क्या है। इस कार्यक्रम के तहत उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकियों एवं आईटी उद्योग से ये इनको पुनः कौशल प्रदान किया जा रहा है। ये दोस्तों एकदम ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक। इसमें ध्यान रखना, मैं असत्य कथन का चयन करना था और गलत कथन कौन सा है, पहला, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं मेथी, जो मैं बता रहा था आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और नासकॉम इसका सहभागी है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें रीस्किलिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जो उभरती हुई हमारे पास में नवीन तकनीक है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन इत्यादि जितनी भी नई तकनीकी उभरती हुई उनका रीस्किलिंग करना। इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज है, एक तो कौशल पासपोर्ट और कौशल वॉलेट। ये 2 ध्यान रखना कि इस प्रोग्राम के 2 कंपोनेंट है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखते आगे। ये पिगोवियन टैक्स की सही व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। पिगोवियन टैक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? उन कंपनियों पर आरोपित किया जाने वाला कर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का आदान प्रदान करती है। दोस्तों ये एकदम गलत है, इसका इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। स्टार्टअप कंपनियों पर लगाया जाए नाममात्र का कर, दोस्तों स्टार्टअप कंपनियों पर ऐसा कोई टैक्स नहीं है, नाममात्र का अगर लगाएंगे तो स्टार्टअप फिर शुरू नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। निर्यात को बढ़ावा देने तो आयातित होने वाले उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर, दोस्तों ये भी गलत है। आयात पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता कि जिससे उनको कंट्रोल किया जा सके, उस पर अलग ड्यूटी लगती है। इसमें देखते हैं डी, ये सही है, उन कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है और सामाजिक लागत को बढ़ावा देती है। तो इसके बारे में और ज्यादा देखते हैं। इसको दोस्तों आप मेंस में भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो पिगोवियन टैक्स को। यह एक विशेष कर है जो उन कंपनियों पर आरोपित किया जाता है जो नकारात्मक बाह्य कारक उत्पन्न करती है। तो आपको अगर मेंस में आंसर लिखना हो तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो नकारात्मक बाह्य कारक का आप इस्तेमाल जरूर करना। ये क्या होते हैं? जैसे पर्यावरण प्रदूषण, डीजल पेट्रोल पर जो लगने वाला कर होता है, तो नकारात्मक बाह्य कारक हो गया पर्यावरण प्रदूषण।
और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया पिगोवियन टैक्स। और दूसरे क्या होते हैं नकारात्मक बाह्य कारक, कि समाज को किसी भी तरह का नुकसान जिससे होता हो, जैसे कि मान लो शराब अगर कोई पी करके समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो, या नशे के जितने भी अन्य उत्पाद है, तंबाकू, तो इनसे समाज को नुकसान होता है, तो इनके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो पिगोवियन टैक्स कहलाता है। तो पिगोवियन टैक्स को आप मेंस में भी यूटिलाइजेशन कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें से हमें डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्यों को बताना है। देखते क्या उद्देश्य है दोस्तों। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये 2018 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया था, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। देखते हैं इस एमसीक्यू के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। इसका हमें उद्देश्य बताना है। भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन, ये गलत है, चीन का हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चीन में क्या इंटरनेट के बारे में हमें पता है कि वहां पे क्या चलता है, इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे भी वो अपनी सूचनाएं गुप्त रखता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंपेयर अगर यूपीएससी में आता तो वो गलत होगा। दूसरा तो पहला, अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो आप। ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया और हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारे पास में बी और सी दो ऑप्शन बचे हैं। अब इनके बारे में देखो, तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो गया, इसको चाहे आप नहीं पढ़ोगे तो भी ये एक आंसर है हमारा सही होगा। अब इसमें अगर आपको दूसरा पता नहीं है तो भी मैं कहूंगा कि 50-50 में आप तुक्का जरूर मारना। दूसरा देखते हैं, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमारा वैसे भी फोकस डेटा लोकलाइजेशन पर है, यानी डेटा लोकलाइजेशन मतलब हमारे देश में हमारे डेटा सुरक्षित रहे, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो इसमें हो जाएगा बी आंसर। इसका थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ मिलता है हमें। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया योजना का क्या है, डिजिटल रूप से समाज को सशक्त बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में इसको बदलना। तो दोस्तों ध्यान रखना, समाज हमारा सशक्त हो और अर्थव्यवस्था हमारी ज्ञान आधारित हो, तो इसके दो कंपोनेंट, इसके दो उद्देश्य याद रखना। मेंस में भी आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसके विभिन्न अप्रोचेज क्या है वो देखते हैं, यानी इसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। ये प्रत्येक नागरिकों को इसकी जागरूकता से अवगत कराना, नागरिकों के ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इसका यूटिलाइजेशन करे, इसका यूज करे, और डिजिटल रूप से वो उन्हें शक्ति, उन्हें क्षमता प्राप्त हो। और विभिन्न स्थलों को वाईफाई से जोड़ना, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, विभिन्न हॉस्पिटल हो गए, प्राथमिक जो अस्पताल होते हैं उनको वाईफाई से जोड़ना, तो ये सब इसके कंपोनेंट है। जो पंचायती राज है उनमें इनोवेशन लाने के लिए उनको इंटरनेट से जोड़ना, ये सब इनके कंपोनेंट है। ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल से सेवाएं उपलब्ध कराना, और सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से रोजगार। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, रोजगार अक्सर अगर स्टेटमेंट में आए तो हम क्या पता सही नहीं करें, तो रोजगार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं लास्ट एमसीक्यू आज का। अर्थव्यवस्था में प्राय उपयोग में आने वाला शब्द स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन के बारे में सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी है। तो दोस्तों स्टेगफ्लेशन के बारे में हमें पता लगाना है कौन सी सर्वोत्तम व्याख्या है। इसके ये स्टेगफ्लेशन क्या है हम एक्सप्लेन में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। यह अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर की निम्न दर के साथ बेरोजगारी बनी रहती है। दूसरा देखते हैं, अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर की उच्च दर के साथ बेरोजगारी बनी रहती है। दोस्तों या गौर करना, या सामान्य कीमत स्तर की निम्न दर है और यहाँ पर उच्च दर है, दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। आगे देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, यह अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति को दर्शाता है जिसमें बेरोजगारी का स्तर बहुत कम रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया कि बेरोजगारी का स्तर कम होना और साथ में तेजी भी रहना, तो ये दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो इसको तो गलत निकाल दो आप। ये अर्थव्यवस्था में मिश्रित मुद्रास्फीति को स्थिति के लिए उपयोग में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मिश्रित मुद्रास्फीति की कंडीशन जब होती है तब स्टेगफ्लेशन या रुकावट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कंफ्यूजन है और ए और बी पे, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप तुक्का जरूर लगा देना, तो इसमें आंसर होगा बी। अब दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सामान्य कीमत स्तर की उच्च दर, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी स्टेगफ्लेशन में मुख्य रूप से दो स्थिति होती है, एक तरफ तो है मुद्रास्फीति और एक तरफ है बेरोजगारी। तो इसमें आप ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में जब एक तरफ इन्फ्लेशन हो, यानी सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो रही हो, जो वस्तु और सेवाओं दोनों में हो, और साथ में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है, तो उसे हम कहेंगे स्टेगफ्लेशन। अब इसके कुछ अन्य शब्द वो भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन ये होता है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, मैंने आपको बता दिया था, और साथ में ध्यान रखना मुद्रा का मूल्य स्तर कम होता है तब ये स्थिति बनती है। एक इससे रिलेटेड दो शब्द है, एक तो है डिफ्लेशन और एक है डिसइन्फ्लेशन, ये भी देख लेते हैं। मुद्रास्फीति में तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, लेकिन दोस्तों डिफ्लेशन उसका एकदम ऑपोजिट है, इसमें सामान्य कीमत स्तर में कमी होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इनको आप इंग्लिश में ही याद रखना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन जो मुद्रास्फीति के एकदम अपोजिट होती है, और डिसइन्फ्लेशन होती है कि जब मुद्रास्फीति की दर में धीमी कमी हो किंतु सतत कमी हो, यानी जब इन्फ्लेशन में अगर कमी हो रही है तो उसे कहेंगे हम डिसइन्फ्लेशन। और एक इन्फ्लेशन के एकदम ऑपोजिट स्थिति है तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। तो इनका आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू।